पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, आपकी परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में यहां पर आपको 50 ऐसे टॉप क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी आशंका रहेगी, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करता है और उसके विकल्प यानी कि ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंज करता है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से हर चीज को यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे शुरू, यानी कि आज की यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए एकदम बेहतरीन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यह एक निचोड़ वीडियो है जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों का दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है। किस अक्षांश पर सीधा चमकता है एक बार सूर्य वर्ष में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका थर्ड, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा में वर्ष में एक बार सूर्य इसके ठीक ऊपर से चमकता है। कैसे चमकता है आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये आपकी रही ग्लोब यानी कि पृथ्वी, ऊपर में है आपकी कर्क रेखा, नीचे में है आपकी ये मकर रेखा। ये है आपकी मकर रेखा, ऊपर है आपकी कर्क रेखा, बीच में है आपकी विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये क्या होता है? इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। आपका ये रहा सूर्य, सूर्य जो होता है इसकी जो सबसे ज्यादा जो ऊष्मा पहुंचती है ये कर्क और मकर रेखा के बीच में यहाँ पर पहुंचती है। यहीं पर वर्ष में एक बार सूर्य ठीक इसके ऊपर में चमकता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, राइट आंसर होगा कर्क और मकर रेखा। अगर कर्क रेखा का मान पूछा जाए 23.5 डिग्री, कितना? आपका है 23.5 डिग्री जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। और अगर मैं बात करूं मकर रेखा की, ये भी आपका 23.5 डिग्री ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहां पर कहता है कि जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन आपको बताना है। किसके बारे में? जैव मंडल आखिर होता क्या है? जैव मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर इसको बोलते हैं। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जल पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। जैव मंडल किसका भाग है? पृथ्वी पर जो प्रमुख परिमंडल होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपका हो गया स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, वायुमंडल, उसके बाद में आपका जैव मंडल, यानी कि ये चार आपके प्रमुख परिमंडल होते हैं पृथ्वी के। स्थल मंडल में आपकी भूमि आ जाती है जहां पर मनुष्य निवास करता है, स्थल ही स्थल हो। जल मंडल जहां पर जल ही जल स्थित हो। वायु जहां पर हवा ही हो। वायुमंडल के अंतर्गत 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये वाली आपकी, ठीक है। और यहाँ पर जैव मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। तो जैव मंडल आखिर होता क्या है? जैव मंडल आपका क्या होता है? इसमें आपकी हवा स्थित होती है। हवा पानी स्थल, हवा पानी स्थल, ये तीनों चीजें जहां पर स्थित होंगी, हवा पानी स्थल, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जैव मंडल। क्या क्या 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई? हवा यानी कि वायु, जल यानी कि पानी, स्थल। तो ये 3 चीजें जहां पर स्थित होगी उसको बोलेंगे जैव मंडल। जहां पर ये 3 चीजें स्थित होती हैं वहीं पर आपके जानवर रहते हैं, हम लोग रहते हैं यानी कि मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे भी उसी के साथ रहते हैं। अब आते हैं इसके विकल्प पर। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश ये भी यहाँ पर हो सकता है, पौधे एवं पशु जगत भी यहाँ पर हो सकता है, भूमि भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकती है, पौधे भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं। पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, ये तो यहाँ पर गलत हो गया। पौधे, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। मनुष्य का तात्कालिक परिवेश। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां पर है? कर्नाटका में है, ओडिशा में है, केरल में है या आंध्र प्रदेश में है? कौन सी लड़ाई की बात करी गई है?
कलिंग की लड़ाई। कलिंग की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? कलिंग नामक स्थान पर हुई थी। परंतु आपसे पूछा गया है कि कलिंग कहां पर में पड़ता है, तो कलिंग जो है ये पड़ता है ओडिशा में। कहां पर? ओडिशा में पड़ता है। आप यहां पर याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आ चुका है अगला प्रश्न। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि तट के साथ ठंडी धारा बहती है। दंतुरित तटीय क्षेत्र, तट के साथ गर्म धारा बहती है। गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 से 3 बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर तट के साथ ठंडी धारा बहती है, गलत होगा। दंतुरित तटीय क्षेत्र किसका है? ये है आपके ऑस्ट्रेलिया का। किसका है? ये यहाँ पर बात की गई है ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की गई है, जो कि सबसे व्यस्ततम आपका बंदरगाह आता है, यानी कि पत्तन सबसे व्यस्ततम महाद्वीप आप मतलब कि पानी के मामले में आपका ऑस्ट्रेलिया ही आता है तटीय क्षेत्र में, जिसकी तट रेखा कैसी है? दंतुरित है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगले विकल्प पर। तट के साथ गर्म बहती है, ये भी गलत। राइट आंसर जो है 4 ऑप्शन यहाँ पर होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जहां पर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है वो मछली के लिए सबसे ज्यादा प्रचुर माना गया है। मछली के लिए जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वो मछली के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। राइट आंसर 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। 4 से 5 बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2 भूखंडों को जोड़ती है। कभी कभी आपसे पूछता है जल खंडों को जोड़ती है या जल वाले भागों को जोड़ती है। कभी कभी पूछा जाता है स्थल वाले भागों को जोड़ती है। तो तमाम प्रकार से आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर मुख्य तौर पर बात की गई है भूमि की एक संकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है। भूसंधि, खाड़ी, द्वीप या जल संधि। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा भूसंधि। भूसंधि को स्थल संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल संधि भी इसको बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमि की संकरी पट्टी जो कि स्थल के भागों को स्थल से जोड़ती है, तो आपकी भूखंड कह लो या स्थल कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा। अगर मैं बात करूं जल संधि की, जो जल संधि होती है जल वाले भाग को जोड़ती है। जल वाले भाग को जल से ही जोड़ती है। जैसे मैं बात करूं दक्षिण भारत की, ठीक है, श्रीलंका जो आपका है और जो भारत को है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? पाक जल संधि यहाँ पर आपको जोड़ती है। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। राइट उत्तर मैंने आपको बताया जल संधि। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? भूसंधि, जिसको स्थल संधि के नाम से भी जानते, जो कि बड़े 2 खंडों को यहाँ पर भूखंडों को जोड़ती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ग्लोब, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र। आनुपातिक यानी कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आकार ऐसा दिखाने के लिए आपको ग्लोब की जरूरत पड़ती है, यानी कि ग्लोब सबसे उपयुक्त यहाँ पर रहेगा। तीसरा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं मानचित्र की, किसकी बात करूं? मानचित्र। मानचित्र आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका भौतिक होता है, एक तो आपका राजनीतिक होता है, और तीसरा आपका होता है थीमेटिक। कैसा होता है? तीसरा आपका होता है थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक वाले में आपके भौतिक, जैसे इसके अंतर्गत आपके क्या आ जाएंगे? महाद्वीप आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे, नदी, ठीक है, झरना, ये सभी भौतिक के अंतर्गत आते हैं। वहीं मैं बात करूं राजनीतिक, विश्व का मानचित्र, गांव का मानचित्र, शहर का मानचित्र, दिल्ली का मानचित्र, बिहार का, तो ये सभी राजनीतिक के अंतर्गत आते हैं। और थीमेटिक वाले में किसी वर्षा का मानचित्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र का मानचित्र हो गया, वो आपके थीमेटिक में आते हैं। परंतु मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन मैं बात करूं महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र आकार दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त आपका ग्लोब ही रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। यहाँ पर भी मानचित्र से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको मानचित्र समझने के लिए भाषा का उपयोग करना है तो कौन सी रूढ़ चिन्ह होंगे या रेखा चित्र होंगे, वर्णमाला के अक्षर होंगे विषय संबंधित मानचित्रों द्वारा?
राइट आंसर होगा यहाँ पर रूढ़ि चिन्हों द्वारा। रूढ़ि चिन्ह आखिर होते क्या हैं? यही आपके मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसको मैं उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा। रूढ़ि चिन्ह आखिर होते क्या हैं? कभी कभी आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी अच्छे ढंग से, या मानचित्र को कभी देखा होगा, ऐसी आकृति दर्शाई जाती है। ये आपकी हो गई नदी, क्या हो गई? नदी हो गई। कभी आपने ये वाला क्रॉस का चिन्ह देखा होगा, ये आपका दर्शाता है गिरजाघर, यानी कि ये आपका चर्च को दर्शाता है। यही आपके चिन्ह, जैसे मंदिर की मैं बात करूं, इस प्रकार से आपके मंदिर भी दर्शाए जाते हैं। तो मंदिर का जो मान लीजिए जो आकृति होती है रूढ़ि चिन्ह, उन्हीं को रूढ़ि चिन्ह बोला जाता है। ये ज्योग्राफी में होते हैं, जैसे समुद्र को दर्शाना है, महासागर को दर्शाना है, पर्वत पठारों को ऐसे ऐसे दर्शाना है, ठीक है, तो वही आपके होते हैं रूढ़ि चिन्ह, ठीक है। जैसे पुलिस चौकी को दर्शाना है तो वहां पर पी करके कुछ लिखा रहता है, पोस्ट ऑफिस को दर्शाना है तो पोस्ट करके वहां पर मानचित्र में लिखा रहता है। तो यही आपके क्या होते हैं? यही आपके रूढ़ि चिन्ह होते हैं। जैसे अगर आपको रेल की पटरी दर्शानी है तो मान लीजिए ऐसे ऐसे आपको दर्शाया जाता है, किसी रोड को दर्शाना है तो रोड को ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है, तो उसके कुछ चिन्ह होते हैं, वही आपके होते हैं रूढ़ि चिन्ह। वही मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा ही आपकी रूढ़ि चिन्ह होती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति है सभी देशों पर इसकी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 2012 को आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012, यानी कि 2012 आपका है ईस्वी है, ठीक है, ईस्वी को कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है AD करके, एनो डोमिनी, ठीक है। तो 2012 को लिखा जाएगा AD, जो कि वर्तमान में चल रहा है। जैसे 2000 आपका है 24, 2024 को लिखेंगे AD, एनो डोमिनी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी इसका होता है। तो यहाँ पर कौन सा जवाब इसका राइट आंसर होगा? AD, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, लाइक नहीं किया है, लाइक भी कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट नहीं किया है कमेंट भी कर दो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गाँव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। तो बढ़ावा कौन देता है? अपनी मातृभाषा में बोलोगे तो ये विविधता को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही है, पहले ही वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? कैसा स्थल? पूरा पाषाण स्थल। इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्ज होम। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका, जो कि पूरा पाषाण स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहाँ पर स्थित हैं? ये है आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मैं बात यहाँ पर करूँ अगर इनाम गांव की, ये है महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में है, घोड़ नदी के तट के किनारे, घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो कि इनाम गांव है। ये हड़प्पा कालीन शहर है। कैसा है? हड़प्पा का एक नगर है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का शहर है, ठीक है। बुर्ज होम दोस्तों कहाँ है? बुर्ज होम भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कश्मीर। बुर्ज होम जो है ये आपका है कश्मीर में। चलिए यहाँ पर बुर्ज होम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लोगों को गर्तों यानी कि गड्ढों में दफनाया जाता था। कहाँ पर? में बुर्ज होम में। इनाम गांव की मैंने बात करी ली, घोड़ नदी के तट पर महाराष्ट्र में है। और हल्लूर आपका ये दक्षिण भारत में पड़ता है। भीमबेटका आपकी कहाँ पर है? ये मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश यानी कि MP में है आपकी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्त व्रत। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करूं, क्वेश्चन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में 2 से 3 बार क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे उनके प्रकार मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कहा गया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण, जो कि कितना टाइम लेता है? 365 दिन प्लस में 6 घंटे, जिसको एक वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमण करने में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा परिक्रमण। अगर मैं बात करूं घूर्णन की, घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का, यहाँ पर लिख देता हूं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी पर अपने अक्ष का घूमना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है घूर्णन। जबकि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कहलाता है परिक्रमण। इतना यहाँ पर
आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, परिक्रमण इसका राइट आंसर होगा। अगर प्रदीप्ति व्रत की बात करूं तो ये दिन रात को विभाजित करता है, दिन और रात को बांटता है, दिन और रात को विभाजित करता है। क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में प्रदीप्ति व्रत क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद में, गुप्त काल में। ठीक है, तो वैदिक काल जो था इसमें क्या था, उपहार दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? उपहार दिए जाते थे। परंतु यहाँ पर एक शब्द लगा है विशिष्ट महत्वता। विशिष्ट महत्व कर व्यवस्था यानी कि टैक्स की बात करी जा रही है। किसकी? टैक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका जो विशिष्ट महत्व था वो था महाजनपद काल में। महाजनपद काल में था, सभी लोगों पर कर वसूला जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपके लिए लिए हैं। ठीक है, जैसे कर की बात की गई, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपद के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित कर वसूलने लगे। यानी कि वो उपहारों पर नहीं मतलब कि निर्भर थे, वो रोज उन पर कर वसूलते थे नियमित समय के अनुसार। जैसे फसलों पर कर वसूला जाता था, कारीगर यानी कि शिल्पकारों पर भी कर वसूला जाता था, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में जैसे दूध, घी, मट्ठा के रूप में उनको देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान कर देना पड़ता था, व्यापारियों को भी देना पड़ता था, आखेटकों, संग्राहकों, जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। यानी कि कहने का मतलब है एक विशिष्ट कर था जो कि सभी लोगों को देना पड़ता था, चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो जानवरों को मारने वाला यानी कि आखेटक हो या संग्राहक हो, वो भी राजा को देनी पड़ती थी। आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। राइट आंसर होगा ना यहाँ पर महाजनपद। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर, बस्तर, दुर्ग, कुल्लू। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका छोटा नागपुर, जो आपका पठार पड़ता है। कहाँ पर में? ये पड़ता है झारखंड वाले इलाके में। ठीक है, तो वहीं पर आपके मुंडा जो जनजाति है वो निवास मुख्य रूप से यहीं पर करती है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? ईदगाह, खानकाह, इबादत खाना, दरगाह। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है मकबरा। मकबरा क्या होता है, चलिए इसको पहले जान लेते। मकबरा का मतलब होता है कब्र, जहाँ पर किसी सूफी संत को जमीन के अंदर जहाँ पर दफनाया जाता है उसी को बोलते हैं कब्र, कब्र को ही बोलते हैं मकबरा। ठीक है, उसके बाद में उस जो भूमि होती है वो पूजनीय हो जाती है, लोग जाते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो उसी को मकबरा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। लेकिन इसी को बोला जाता है दरगाह। क्या बोला जाता है? दरगाह बोला जाता है मकबरे को, यानी कि कब्र को ही क्या बोला जाता है? दरगाह बोला जाता है। इबादत खाना, जहाँ पर जो ये सूफी संत होते हैं, जहाँ पर अपने अल्लाह जो है उनके परमेश्वर, उनकी वो उपासना जहाँ पर करते हैं वो होता है आपका इबादत खाना। खानकाह क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दरगाह यहाँ पर राइट आंसर होगा, मकबरे को कहा जाता है। खानकाह क्या होता है? जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, बैठक करते हैं, वही एक आपका होता है खानकाह। आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है? तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। उनको दोस्तों क्या बोलते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है, ना ही प्रकाश होता है, बल्कि वो तारों की रोशनी यानी कि दूसरे तारों की सहायता से वो प्रकाशित होते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं ग्रह। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। इनके पास प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ना ही प्रकाश होता है, ना ही इनके पास किसी भी प्रकार की ऊष्मा होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है ग्रह। ये कैसे चमकते हैं? ये दूसरे तारों की सहायता से चमकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रह क्या है, जैसे हम लोग जहाँ पर निवास करते हैं पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है, इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि तारे के प्रकाश यानी कि ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तारा क्या हो जाएगा? सूर्य आपका एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जो पृथ्वी, पृथ्वी आपकी एक ग्रह है जो कि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। वर्तमान आपकी पृथ्वी, आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। जिनका प्रकाश नहीं होता है वो ग्रह होते हैं, जिनका प्रकाश होता है वे आपके तारे होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला यहाँ पर कहता है मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधित सूचना एकत्र करना। उदाहरण है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, विधागत। यहाँ पर राइट आंसर की बात करूं तो पहला वाला होगा यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े का। जैसे मौसमी उपकरणों के द्वारा अगर मौसम की जानकारी प्राप्त की जाती है वो पहले में आएगी। कैसे पहले में आएगी? जैसे कोई चीज नई हो, नई चीज को पहले में रखा जाता है। जैसे मौसम संबंधित उपकरण है, जैसे मान लीजिए आपने अभी मौसम की जानकारी प्राप्त की, वो कैसी जानकारी है? बिल्कुल न्यू जानकारी है, बिल्कुल नई जानकारी है। नई जानकारी को प्राथमिक में रखते हैं। द्वितीयक में क्या होता है? जैसे कि किसी ने पुस्तक लिखी, उसको किसी ने पढ़ा, फिर दूसरे ने पढ़ा, वो आपकी द्वितीयक स्रोत का काम यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है स्थानीय मौसम की जानकारी समाचार पत्र में देना, वो कैसा है? वो आपका द्वितीयक होता है। समाचार पत्र में देना, कहां पर में देना? समाचार पत्र में देना मौसम की जानकारी, वो द्वितीयक होता है। कैसे? किसी व्यक्ति ने मतलब कि समाचार पत्र जब छापा होगा उससे पहले उसको जानकारी नहीं प्राप्त हुई होगी, उसने बस समाचार पत्र छापने के बाद में जब लोगों को उसकी जानकारी हुई, यानी कि द्वितीयक हो जाएगा, वो आपका द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर पहली ही बात की गई है तो प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, उप प्लस निषद, उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है पास में, निषद का मतलब होता है बैठना। तो वैदिक काल की अगर बात करूं तो उसका अर्थ होता था उपनिषद, गुरु के पास में जाकर बैठो बच्चों, यानी कि शिष्य को गुरु के पास बैठना पड़ता था। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। भारत में कानून कौन बनाता है? आपसे पूछा है। संसद बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगा या उसका मंत्री परिषद बनाएगा? राष्ट्रपति, न्यायपालिका। राइट आंसर होगा यहाँ पर संसद। संसद क्या करती है? कानून निर्माण करने की एक संस्था है। संसद क्या है? संसद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कभी कभी बात करूं संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं महासंघ, व्यापारिक, औपनिवेशीकरण या पुनर्जागरण। यहाँ पर राइट आंसर होगा औपनिवेशीकरण उसको बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपसे कहा गया है जब एक देश किसी दूसरे के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो वो औपनिवेशीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी बोलते हैं कि औपनिवेशिक भारत में, तो औपनिवेशिक भारत क्या है? जब जो अंग्रेज जो आप अपने भारत में आए थे उन्होंने अपने अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति में बदलाव लाना शुरू कर दिया, इसलिए भारत को बोलते हैं औपनिवेशिक भारत उस दौर का। ठीक है, तो यहाँ पर औपनिवेशीकरण हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है एशिया में, एशिया व दक्षिण अमेरिका में, एशिया अफ्रीका में, यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है पहला ऑप्शन होना चाहिए। पहला, एशिया और अफ्रीका। कौन सा? एशिया और अफ्रीका में क्या है? यहाँ पर विश्व की 80% जनसंख्या क्या करती है? निवास यहाँ पर ही करती है, एशिया और अफ्रीका में। एशिया और आपकी अफ्रीका में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं कहलाता है सीमा, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर होगा निर्वाचन क्षेत्र। जहां से ऐसा क्षेत्र जहां से लोग अपने नेता को चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो आपका होता है निर्वाचन क्षेत्र। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कहता है कि जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बाजार अर्थव्यवस्था, असेंबली लाइन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र उसको बोलते हैं जब क्या होता है औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे से नजदीक स्थित होती हैं और नजदीकी का लाभ उठाना चाहती हैं, भाई आपका होता है औद्योगिक क्षेत्र। क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग
यानी कि आधुनिक जो उपकरण होते हैं कृषि करने के लिए, उनका इस्तेमाल व्यापक स्तर पर किया जाता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर किया जाता है अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन का साफ कहना है, सरल शब्दों में यहाँ पर आप समझो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहना है कि ऐसी कौन सी कृषि है जिसमें आधुनिक उपकरण का बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता है उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, यानी कि कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, उसको दोस्तों बोलते हैं वाणिज्यिक खेती। वाणिज्यिक खेती बोला जाता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, इसको झूमिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूमिंग। झूमिंग कृषि भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कौन से वन हैं जो कि उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है और वो हमेशा ही हरे भरे दिखते रहते हैं, वो आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं इनकी पत्तियों गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अब बात करते हैं इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं वो यहाँ पर मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। जैसे मैं बात करूं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षा वन भी इनको ही कहा जाता है। ये घने जंगल भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय के करीब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे ग्लोब है, बीच में आपकी है भूमध्य रेखा, ऊपर है आपकी कर्क रेखा, नीचे है आपकी मकर रेखा। तो इसी के मध्य, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहीं पर आपके ये वन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास घने जंगल में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म है और साल भर यहाँ पर वर्षा होती है। चूंकि कोई विशेष शुष्क मौसम नहीं होता है इसलिए पेड़ अपनी पत्ते पूरी तरह से नहीं गिराते हैं, ठीक है। तो बारिश होती रहती है, धूप भी निकलती है, तो कभी पेड़ सूखते भी नहीं है, इसलिए उनके पत्ते गिरते रहते हैं और वृक्ष हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं, यानी कि पूरी तरह उनके पत्ते नहीं गिरते हैं। यही कारण इन्हें सदाबहार भी कहा जाता है। घने पेड़ों की घनी छतरियां इन मतलब कि दिन में भी सूरज की रोशनी को जंगल के अंदर नहीं घुसने देती हैं। शीशम, आबूनस, महोगनी जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ यहाँ आम हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ विशेषताओं की। वन है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। मैंने आपको बताया मानसूनी वन है जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। सूखे मौसम में पेड़ पानी बचाने के लिए पत्ते गिरा देते हैं। शीतोष्ण की बात करूं तो ये न्यूजीलैंड, चिली, उत्तरी पूर्वी भारत में मतलब कि भाग में पाए जाते हैं। पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं। शुष्क मौसम में शीतोष्ण गिराते हैं शुष्क मौसम में, और सूखे मौसम में उष्णकटिबंधीय गिराते हैं। समशीतोष्ण में आपके यहाँ पर ये कहाँ पर हैं? ये आपके मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इसमें ओक, पाइन, नीलगिरी आदि कठोर नरम लकड़ी के पेड़ इसमें शामिल होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे होगा? जीवन के अधिकार से होगा। यहाँ पर आपका थर्ड वाला राइट उत्तर होगा, ठीक है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद आपके 21 में है। अगर मैं बात करूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है 25 से लेकर 28। 25 से 28 में समानता के अधिकार की बात करूं तो 14 से 18 में आपका आता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में आता है, अनुच्छेद 32 में आता है। तो मैंने आपको सभी यहाँ पर बता दिए। पूछा है 21 वाला, जीवन का अधिकार 21 में आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? यानी कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं, क्या होते हैं जो कि आपके हवाई जहाज होते हैं, उनको उड़ाने के लिए कौन सी वायुमंडल की परत सबसे अच्छी मानी गई है? क्षोभ मंडल, आयन, समताप, बाह्य। यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा समताप मंडल। इसमें जो मौसम वाली घटनाएं होती हैं, कैसी घटनाएं? मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं। यही कारण है यहाँ पर एकदम मौसम बिल्कुल कैसा होता है? मुक्त होता है, मौसम मुक्त होता है, आंधी से मुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर जहाज आपके उड़ते हैं। और एक बात याद रखेंगे, समताप मंडल को ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। मैं बात करूं अगर क्षोभ मंडल की, इसमें मौसम वाली घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में इसमें मौसम की घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगे, बाह्य मंडल में आपकी क्या होती हैं? यहाँ पर आयन मंडल है और ये बाह्य मंडल है, ठीक है।
तो उत्तर मैंने आपको बताया थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं खालसा पंथ। यहाँ पर एक खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। खालसा एक पंथ भी होता है या खालसा इसको बोल लो। तो इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला, गुरु गोविंद ने खालसा की स्थापना की थी। कब की थी? कब की थी? ये की थी 1699 में। कब की थी दोस्तों? इन्होंने 1699 में इसकी स्थापना की थी, जो कि आपके महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने विश्व शांति का मतलब है कुलह ए सुल, ठीक है, सुलह ए कुल नीति जो थी उसकी, वही है आपकी विश्व शांति। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? बिहार में, हरियाणा में, यानी कि सभी स्टेट में गवर्नर होता है, उसको नियुक्त कौन करता है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उसको नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत मैंने आपको बताया था, परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरण, अनवीकरण। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। परंपरागत का पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है? जो समाप्त हो जाए, एक बार प्रयोग करो खत्म, एक बार ही में खत्म हो जाते हैं, उनको कहते हैं परंपरागत या अनवीकरण। एक बार में कौन सा खत्म होगा? जीवाश्मी ईंधन, जैसे आपके कोयला ले लो, पेट्रोलियम ले लो, खनिज तेल ले लो, एक बार प्रयोग कर लो, दोबारा उसको नहीं कर पाओगे, यानी कि खत्म हो जाएगा एक ही बार में। तो पहला यहाँ पर राइट आंसर है। पवन आपकी नहीं खत्म होगी, ना ही सौर ऊर्जा खत्म होगा, ना ही ज्वारीय ऊर्जा खत्म होगी, तो पहला वाला खत्म होगा, वही यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी सभी यहाँ पर आपके गैर परंपरागत दिए। कैसे गैर परंपरागत? यानी कि नवीकरण दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? कैसा स्थल रूप दोस्तों पूछा गया है? अपर्दन स्थल रूप यहाँ से पूछा गया है। लोयस, डेल्टा, हिमोड, छत्रक शिला। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? कंफ्यूजन वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा छत्रक शिला। इसका निर्माण पवन अपर्दन है, ये पवन के द्वारा अपर्दन आकृति है। पवन के द्वारा छत्रक शैल, हिमोड ये निक्षेपित आकृति यानी कि निक्षेपण है। आपसे पूछा है अपर्दन, लेकिन ये है यहाँ पर निक्षेपण। हिमोड किसका है? हिमनद का। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, हिमनद का, हिमनद का निक्षेपण क्या है? हिमोड होता है। डेल्टा ये आकृति है किसकी है? नदी की एक स्थलाकृति है। क्या है? स्थलाकृति है नदी की। ये आपकी स्थलाकृति है, ये आपके निक्षेपण है, ये आपका अपर्दन है। किसका अपर्दन है? ये आपका है पवन का अपर्दन। लोयस किसका है? लोयस आपकी एक आकृति है। लोयस क्या है? ये आकृति, ये भी पवन के द्वारा बनाई जाती है, जो कि चाइना में ज्यादा पाई जाती है। राइट उत्तर जो आपका होगा छत्रक शिला, यानी कि छत्रक शैल भी इसको बोलते हैं, वही यहाँ पर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब आपका चला था? 1930 के करीब में। ठीक है, तो इसी को दांडी यात्रा का शुरुआत माना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में पूछा गया है। ये लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। क्लासिकल जो आपके डांस होते हैं वो कितने हैं? 8 हैं कि 9 हैं? आपके वर्तमान में तो 9 हैं। ठीक है, बात मैं करूं यहाँ पर कथकली। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, नहीं। 4 वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिली है। कथक कहाँ का है दोस्तों? कथक है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। और कथकली, कथकली कहाँ का है? ये है आपके कहाँ का है? ये कथकली जो दोस्तों है ये है आपके कर्नाटक का। कहाँ का है? ये है आपके कर्नाटक का, याद रखेंगे। कथकली सॉरी ये कथकली कहाँ का है? ये है केरला का। कहाँ का है? ये है आपके केरला का है। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, यानी कि यूपी का है। आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। जब शैलों पर दबाव पड़ता है, कठोर पड़ता है, तो वो अपना रूप बदल लेते हैं, उसको बोलते हैं कायांतरित शैल। क्या बोलते हैं?
कायांतरित सेल उसको बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, भारत की मानक देशांतर है। भारत की मानक देशांतर दोस्तों कितनी है? 82.5 पूर्वी देशांतर है। 82.5 किस में है? पहले वाले ऑप्शन में है। 82 ये 82 अक्षांश और 30 मिनट, 82 अक्षांश 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। पहला विकल्प यहाँ पर इसका राइट जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। जैसे संसाधन किसी क्षेत्र में बहुत पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग ही नहीं किया जाता है, उनको क्या बोलोगे आप? तो उनको आपको बोलना क्या है? संभाव्य संसाधन, वास्तविक, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। राइट आंसर होगा संभावित संसाधन। यानी कि ऐसे संसाधन जो कि पहले से ही वहाँ पर उपस्थित हैं और उनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो आपके कहलाते हैं संभावित संसाधन। वास्तविक क्या होता है? जिनका मूल्य निश्चित हो, जिनका उपयोग भी वर्तमान में किया जा रहा हो। बेकार संसाधन कोई नहीं होता है। मूल्यवान संसाधन आपको मैंने बता ही दिया। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प है, ये किसका मिश्रण है? अरब भारतीयों का, फारसी भारतीयों का, तुर्की अफगान का, तुर्की व फारसियों का। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों पहला यहाँ पर कौन सा होगा? कौन सा यहाँ पर होगा? फारसी और भारतीय शैलियों का। यहाँ पर सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ चुका है अगला क्वेश्चन। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। किसने? रानी चेन्नम्मा ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में अभी आपके पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं। जैसे कोई समाज है उसको कोई नाम दे दिया जाए या उसको उसी के जरिए जोड़ दिया जाए, उसको बोलते हैं रूढ़िवाद। रूढ़िवाद धारणाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूढ़िवाद उसको बोला जाता है। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर कहता है कि स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रहते हैं, ठीक है, वो पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। चारों ओर का घेराव क्या कहलाता है? चारों ओर का जो घेराव होता है उसको दोस्तों बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं उसको। ठीक है, वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।